हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन। तो सेकंड अर्बनाइजेशन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब और कहां पे स्टार्ट हुई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, जो एमर्ज हुई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट ऑफ इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो पाकिस्तान में और इंडिया में उसके जो है वो रिमेन्स मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। वो आपकी 7 इंडियन स्टेट्स में जिसके हमें जो है रिमेन्स मिलते हैं और साइट्स मिलती हैं, और पाकिस्तान के 3 एरिया में सिंध, बलोचिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब, और इंडिया में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इस एरिया में हमें फर्स्ट अर्बनाइजेशन के जो है क्या मिलते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन के हमें रिमेन्स मिलते हैं। अर्बनाइजेशन जो है सिविलाइजेशन का ही एक, यू कैन से दैट, एक एक्सटेंडेड पार्ट है। सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन, दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी क्या हुआ, हम नोटिस करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, सेकंड अर्बनाइजेशन आती है। ये सेकंड अर्बनाइजेशन किस तरीके से आई, ये सेकंड अर्बनाइजेशन के फैक्टर्स कौन कौन से थे, वो फैक्टर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन जो है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, द सेकंड अर्बनाइजेशन जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग, इट इज स्टिल कंटिन्यू प्रोसेस। और सेकंड अर्बनाइजेशन के दौरान ही बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर इमर्ज हुए, जो आज की डेट में हम इंडियन सिटीज, जिसको हम कल्चरल हेरिटेज और हमारी पुरानी सिटीज का जो है, जिनको हमने नाम दिया हुआ है, चाहे वो काशी है, चाहे वो मथुरा है, चाहे वो अयोध्या है, चाहे वो आपका जो दिल्ली का जो है पुराना एरिया है जिसको आप हस्तिनापुर बोलते हैं, चाहे आपका अवंती हो, चाहे आपका उज्जैन हो, ये साकिन, ये सारे जो हैं ये सेकंड अर्बनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। ये सारे 6th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करते हैं। ये जितनी भी स्टेट्स आज हम, ये जो जितनी भी सिटीज अभी हमने डिस्कस किया, इनकी जो एज है, इनकी जो हिस्ट्री है, 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेकंड अर्बनाइजेशन का है, दैट वाज द रोल ऑफ आयरन। आयरन हमने डिस्कस किया सेकंड, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज हमने डिस्कस किया। आयरन जो है लगभग इसकी डिस्कवरी जो है 900 बीसी के अराउंड हुई। आयरन ने पूरी काया ही पलट दी, आयरन ने सब कुछ चेंज कर दिया। आयरन ने एग्रीकल्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाई, आयरन ने टैक्सेशन सिस्टम में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाई। आयरन, जिस राज्य के पास आयरन की एसेसिबिलिटी थी, उस राज्य ने क्या किया, अपनी आर्मी को मल्टीपल टाइम इंक्रीज किया, और उस राज्य ने जो है एक्सपेंशन की, उस राज्य ने एक इंपीरियलिस्टिक आउटलुक दी, और वो राजा देखते देखते राजे से महाराजा बन गया, महाराजे से महाराजा अधिराज बन गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा हुआ है सेकंड अर्बनाइजेशन का, दैट वाज द रोल ऑफ द आयरन। आयरन प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आयरन ने जंगलों को काटा, आयरन ने जो है आयरन प्लो से आयरन के जो लोहे के जो हल बनाए गए, उसमें खेती बाड़ी की गई, उसमें हल जोता गया, एलुवियल साइल को जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया गया, प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन हुई। तो इसीलिए जो सेकंड हमारा जो फैक्टर है सेकंड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, राइज ऑफ एग्रीकल्चर और राइज ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन जो है, चाहे वो राइस है, चाहे वो वीट है, चाहे जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स है, वो आयरन की वजह से ही हुआ है। सो सेकंड अर्बनाइजेशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज द रोल ऑफ द आयरन, एंड सेकंड इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से सरप्लस हो गया, एग्रीकल्चर से जब सरप्लस हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन जब हो गई, तो इंसान जो है उसकी जो उसका जो माइंडसेट था, जो इनसिक्योरिटी थी रिगार्डिंग दैट इज द 2 मील्स, रिगार्डिंग 2 वक्त के खाने की जो इमरजेंसी, जो उसकी इनसिक्योरिटी थी, वो खत्म हो गई। थर्ड जो है जो इंपॉर्टेंट रोल है, दैट वाज द रोल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। अगेन आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, और आर्टिजन जो है, दैट वाज अगेन, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये आयरन की वजह से ही है। जितने डिफरेंट क्राफ्ट्समैन आए, चाहे वो जितने भी आयरन से बनी हुई चीजें जो थी, उसका इमरजेंस हो गया, चाहे वो तीर हो, चाहे वो कमान हो, चाहे वो चैरेटर हो, चाहे वो रथकार हो, चाहे वो आर्टिजन हो, चाहे वो पॉटर हो, चाहे वो जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे घर बनाना हो, चाहे लोहे को जितने भी अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता था, वो हुआ। इसके अलावा आपका जितने भी आर्टिजन जो है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो टिन है, चाहे वो लेड है, चाहे वो ब्रोंज है, ये सारी चीजें जो है, इन सभी आर्ट एंड क्राफ्ट्समैन ने जो है कंट्रीब्यूट किया सेकंड अर्बनाइजेशन में। नंबर 4, दैट इज रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑफ कोर्स जब ये सारी चीजें इकट्ठे हुई, तो ऑफ कोर्स देयर वाज प्रोमिनेंट इंक्रीज इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स होना स्टार्ट हो गया।
ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, रोडें बनना स्टार्ट होगी, ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट होगी, लोग जो है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग वैल्यू जो है वो सोचना स्टार्ट हो गए ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी, जो पहले अर्ली वैदिक एज में और इन द मेजर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक एज में दैट वाज टोटली एब्सेंट। देन इमर्जेंस ऑफ द गिल्ड्स। गिल्ड्स बेसिकली क्या है, ये जो है ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की अर्ली एसोसिएशन है। गिल्ड्स को अलग अलग नामों से भी बोला जाता है, दैट दे वर आल्सो नोन एज श्रेष्ठिन्स, इनको श्रेष्ठिन्स भी बोला जाता था। ये जो गिल्ड जो थे ये क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी चेक करेंगे, ये जो गिल्ड्स जो हैं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेजरमेंट भी चेक करेंगे। राजा जो है इनको पेट्रोनेज दे रहा है, राजे ने इनको जो है बिल्कुल ट्रूप्स रखने की भी जो है वो परमिशन दी गई है। ये जो गिल्ड्स है इनकी अपनी आर्मी होती थी, ये जो गिल्ड्स है इनके पास जुडिशियल पावर भी थी, जिसकी वजह से इन गिल्ड्स ने जो है धीरे धीरे जो है सिटी फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगेन द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। Then during the 6th century BC, we notice the concept of महाजनपद। महाजनपद के कॉन्सेप्ट को हम नोटिस करते हैं। महाजनपद मतलब द बिगेस्ट बिग राष्ट्र और बिग एरिया और द बिग सिटीज। ड्यूरिंग द 6th century BC इंडिया में, नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में 16 महाजनपद का इमरजेंस हुआ। ये जो 16 महाजनपद जो थे इनकी बैकबोन जो थी वो इकोनॉमी थी, इनका बैकबोन जो था वो अर्बन करेक्टर था। इनकी जो ये जो 16 महाजनपद है इन्होंने अलग अलग ट्रेडर्स को, अलग अलग मर्चेंट्स को पैट्रोनेज दिया, and that to the large space they were given security, they were given the security of their life, they were given the security of their trade, they were given the security of their commerce, they were given the security of their market, उसका भी सिक्योर किया गया। And number next, that is the role of heterodox sect. During the 6th century BC, heterodox sect का इमरजेंस हुआ। heterodox वो सेक्ट थे जो नई एस्पिरेशंस को, जिन्होंने एस्पिरेशंस की, नए एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली चले। ये वो heterodox सेक्ट थे जिन्होंने नई नीड्स को फिल किया। ये वो चीज थी जिन्होंने सिंक्रोनाइजेशन एस्टैब्लिश की टू द न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास, टू द न्यूली क्लास, टू द न्यूली सिटी क्लास। ये वो लोगों को इन्होंने क्या किया, फुलफिल किया जो पुराने सिस्टम से तंग आ गए थे। ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट थे इन्होंने एक नई एनर्जी, नई वाइब्स क्रिएट किया, इन्होंने लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरी। जो पहले जो है एक अलग टाइप का कल्चर था, अलग टाइप के ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, अलग टाइप के रिचुअल्स थे, अलग टाइप के सेरेमनीज थी, उनको साइडलाइन करके एक सोसाइटी को नया अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। ये वो लोग थे जिन्होंने सोसाइटी की में फ्लेक्सिबिलिटी लाई, ये वो लोग थे जिन्होंने सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाई। इन लोगों ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सेकंड अर्बनाइजेशन में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट वाज अ मटेरियलिस्टिक आउटलुक। 6th सेंचुरी बीसी के दौरान हम चीजें देखते हैं, एक मटेरियलिस्टिक आउटलुक आती है। लोग जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से हटके जो है मटेरियलिज्म की तरफ जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इसका और विटनेस है, ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी एक नई फिलॉसफी आई थी, दैट वाज द लोक्यतावाद, दैट वाज अ चार्वकवाद, जिन्होंने बोला कि सोसाइटी में जो है मटेरियलिज्म को प्रायोरिटी दी गई, स्पिरिचुअलिज्म को प्रायोरिटी नहीं देगी। सो ये जो सारे कंबाइंड फैक्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें सेकंड अर्बनाइजेशन की रूपरेखा में एक नया भारतवर्ष जो है, खास करके जो नॉर्थ इंडिया में हमें चीजों को नोटिस करते हैं, नई सिटीज को नोटिस करते हैं, नई चीजों को नोटिस करते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, ये आप याद रखिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आगे हम चल के डिस्कस करेंगे, दैट वाज द रोल ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट। हेटेरोडॉक्स सेक्ट का क्या रोल था, हेटेरोडॉक्स सेक्ट क्या थे? हेटेरोडॉक्स सेक्ट वो थे जिन्होंने वैदिक कल्चर को, वेदों को मानने से इनकार किया। हेटेरोडॉक्स सेक्ट बड़ी नॉर्मल भाषा में बताया जाए, ये एक नए लोग थे जो जिनको लोगों ने नास्तिक बोला। आस्तिक और नास्तिक की उस टाइम पीरियड में परिभाषा ये थी, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। यहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वाज टोटली डिफरेंट। यहां पे गॉड के अकॉर्डिंगली चीजों को डिफाइन नहीं किया गया कि भगवान को मानना, भगवान को नहीं मानना। यहां पे वेदों को मानना और वेदों को नहीं मानना। जिन्होंने वेदों को नहीं माना उन्होंने हेटेरोडॉक्स सेक्ट कहलाए। वो अलग टाइप के लोग थे। 6th सेंचुरी बीसी के दौरान लगभग 60 से ज्यादा हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का राइज हुआ, जिसमें सिर्फ 2 प्रोमिनेंट हुए, वन वाज बुद्धिज्म एंड अदर वाज जैनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट। हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो है बेसिकली क्या है, इट वाज अ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी 6th सेंचुरी बीसी। ये वो लोग थे जिन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्या किया, क्वेश्चन किया। ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों को अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। ये वो लोग थे जिन लोगों को कभी नहीं सुना गया, इन लोगों के थ्रू जो है लोगों ने अपनी बात जो है समाज तक पहुंचाई। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो था, जो इवल प्रैक्टिसेस का रिस्पॉन्स था और रिएक्शन था। एंड इट वाज आल्सो
in answer to the changing realities of the time. Again, ये जो heterodox sect थे, they put forward a new way of life, a new version of life to fulfill the aspirations of the new masses, or to fulfill the aspiration of the new people, or to fulfill the aspirations of those people, those who contributed in the emergence of second urbanization. अगर हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करें तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर जो है दैट वाज रिमार्केबल प्रोग्रेस. 6th सेंचुरी बीसी के दौरान जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई किसके? एग्रीकल्चर के. इस एग्रीकल्चर ने क्या किया? सरप्लस को इंक्रीज किया. अब ये जो एग्रीकल्चर है, क्यों एग्रीकल्चर? क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में आपका जो ज्योग्राफी देखी जाए तो आपका जो नॉर्दर्न ज्योग्राफी है, आपका एलुवियल प्लेन्स है वहां पे. और लेकिन जो ब्राह्मणिक रिलीजन था उस टाइम पीरियड का, they were focusing more on rituals, they were focusing more on sacrifices. So since these rituals and these sacrifices also involve the sacrifices of the animals, but for the progress or for the growth of the agriculture, animals जो हैं they are very much required. So people start thinking that is these the rituals, these sacrifices, these violent rituals were obstructing the progress of the people. So they were looking for such a non-violent religion free from the rituals and ceremonies. And of course, और ये किस में उनको मिला? ये आपको मिला बुद्धिज्म और जैनिज्म में. बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने कंडेम्ड किया रिचुअल्स को. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने दोनों को सैक्रिफाइसेस को कंडेम्ड किया. बुद्धिज्म और जैनिज्म ने दोनों ने वायलेंट सैक्रिफाइसेस को कंडेम्ड किया. बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों नॉन वायलेंस का जो है, नॉन वायलेंस को इन्होंने प्रीच किया. अगेन द सेकंड जो है दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स. That is group, there were different, that is you can say that merchant groups, they wanted to invest their resources to ensure the rapid progress. ये उन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते थे जिसका पॉजिटिव निकले, जिसकी मार्केटिंग वैल्यू हो. ये वो चाहते थे उनकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले. बट मोस्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल ऑर्डर दे वर मोर इंटरेस्टेड इन रिचुअल्स, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सेरेमनीज. एंड माइंड इट, दीज रिचुअल, दीज सेरेमनीज वर नॉट इजी, these were highly expensive, these were beyond the reach of the common masses. So this was the mismatch between idea of economy and brahmanical ideas. तो आइडिया ऑफ इकोनॉमी क्या है? दैट देयर शुड बी इन्वेस्टमेंट. आइडिया ऑफ इकोनॉमी क्या है? देयर शुड बी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट उसमें की जाए जिसमें रिटर्न हो. और रिटर्न जो है उनको हर जगह नहीं मिला. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. That is one of the reason Buddhism and Jainism played very important, very positive role in trade and commerce. That is one of the reason Buddhism and Jainism ने different aspects में contribute किया. Okay, then trade and commerce. Then number next, that is Brahmanical ideas and emerging urban life. ये जो नई अर्बनाइजेशन थी, नई emerging life थी, इनकी जो नीड्स थी, इनकी जो एस्पिरेशंस थी, इनका जो दुनिया को देखने का तरीका जो था, ये टोटली अलग था. बिजनेसेस मॉडल टोटली अलग थे. तो जिसकी वजह से क्या हो गया? जिसकी वजह से जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, जो आपका वैदिक सोसाइटी थी, जो वैदिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, उसमें मिसमैच हो गया. जिसकी वजह से क्या हो गया? दे वर नॉट ऑन द सेम पाथ. जिसकी वजह से क्या हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियाज हो गए. फॉर एग्जाम्पल, इन द ब्राह्मणिकल ऑर्डर, इन द ब्राह्मणिकल सिस्टम और इन द ब्राह्मणिकल फिलॉसफी, मनी लेंडिंग इज प्रोहिबिटेड, कॉमन ईटिंग इज प्रोहिबिटेड, पब्लिक ईटिंग इज प्रोहिबिटेड. तो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आना स्टार्ट हो गया. जिसकी वजह से चीजों को जो है, चीजों को उतने स्मूथली देखा गया कि उतने स्मूथली चीजें नहीं चल सकती हैं. सो दिस डिकोटोमी बिटवीन द नीड्स of rapidly emerging urban economy and Brahmanical idea forced people to look for a new religion, forced people to look for a new ideas. और इनको ये जो न्यू आइडियाज हैं, ये जो न्यू रिलीजन जो है, ये मिला किसकी शेप में? ये मिला बुद्धिज्म, ये मिला जैनिज्म की शेप में. आल्दो देयर वर बहुत सारी अदर फिलॉसफीज भी थी, लेकिन ये दोनों जो है ये सस्टेन रहे. ये लोग जो थे जिनका एवलांच आया, इन्होंने चीजों को टोटली चेंज कर दिया. ओके, then number 4, that is complex ritual, costly rites and meaningless ceremonies. Rituals were complex and it was of course beyond the understanding of a common masses. रिचुअल जो है वो परफॉर्म किए जाते थे. आज की डेट में भी देखिए, जो रिचुअल, जितने भी ब्राह्मणिकल रिचुअल हैं, जितने भी हिंदुइज्म है, जितना भी जो रिचुअल्स और जितने भी सेरेमनीज हैं, जितने भी रिचुअल्स जो हैं वो सारे संस्कृत लैंग्वेज में हैं, जो नॉर्मल आदमी की समझ से परे हैं. ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ सकता है, समझते हैं. कुछ लोग जो ज्ञानी हैं, जो पंडित लोग हैं, उनको समझ आती है. लेकिन एक सोसाइटी का एक मेजर वर्ग ऐसा है जिनको इन रिचुअल्स की समझ नहीं आ रही है, उनको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. Moreover, magical ideas were attached to the each hymns of the Ved.
और मैजिकल आइडियाज, हर एक मंत्रों को जो है सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज के साथ जोड़ दिया गया। तो जिसकी वजह से लोगों ने, एक ऐसा टाइम आया, लोगों ने इन चीजों पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। सो कॉस्टली कैरेक्टर ऑफ द रिचुअल्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन मासेस। रिचुअल्स वर वेरी एक्सपेंसिव और बहुत सारे रिचुअल्स थे, कॉम्प्लेक्सिटी थी रिचुअल्स की। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, चीजें जो है एज इट इज काम करना नहीं स्टार्ट हुई। लोगों ने बोला कि वी नीड अ चेंज एंड चेंज वाज इनएविटेबल। चेंज होना ही था और चेंज जो है इतना आसान भी नहीं था। ओके, देन नंबर 5, दैट इज डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लास। प्रीस्टली क्लास मींस ब्राह्मण्स। जैसे हमने अर्ली वैदिक एज में डिस्कस किया था, there were different categories of priestly class. There were 16 to 17 categories of priestly class और ब्राह्मण उनमें से एक priestly class थी। लेकिन इस टाइम तक आते आते, लेटर वैदिक से आते आते 6 सेंचुरीज तक आते, ब्राह्मण जो है वो सबसे पावरफुल पोस्ट जो है, पावरफुल फोर्स होगी। ब्राह्मण दे बिकम डोमिनेंट, दे स्टार्ट डिक्टेटिंग द सोसाइटीज। उन्होंने हर एक चीज ब्राह्मण के थ्रू ही चलती थी, चाहे वो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे कुछ भी है। तो ब्राह्मण्स जो है दे बिकम वेरी पावरफुल, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ प्रीस्टली क्लास बिकम इंडिस्पेंसिबल। मतलब कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता था जिसमें प्रीस्टली क्लास इन्वॉल्व ना हो। बिकॉज ऑफ दिस पीपल हैड स्टार्टिंग लुकिंग फॉर अ न्यू रिलीजन दैट इज फ्री फ्रॉम द प्रीस्टली क्लास। सो बुद्धिज्म जो है उसमें प्रीस्ट की कोई जगह नहीं है। बुद्धिज्म ऐसा है जिसमें वैदिक मंत्रों की कोई जगह नहीं है। बुद्धिज्म ऐसा है जिसमें रिचुअल्स की कोई जगह नहीं है, सेरेमनीज की कोई जगह नहीं है, रिचुअल अननेसेसरी राइट्स की कोई जगह नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है इट वाज अ रिस्पॉन्स और इट वाज अ रिएक्शन और इट फुलफिल्ड द एस्पिरेशंस एंड नीड्स ऑफ द कॉमन मासेस ड्यूरिंग द 6th century BC। बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ और बड़े सारे तबके आए और बड़े सारे सेक्ट आए, लेकिन चेंजिंग सर्कमस्टांसिस को जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म ही, उस शॉक को बुद्धिज्म और जैनिज्म ही झेल पाया। And of course, it became a religion, it became a worldwide religion, it became a religion of the world. Thank you.